नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की पहली मैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ये मैराथन क्लास दोस्तों आपकी उत्तराखंड विंडसर ईयरबुक 2025 से है। उत्तराखंड विंडसर ईयरबुक 2025 में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट MCQs दिए हैं वह सभी दोस्तों हम अपनी इस मैराथन क्लास में करेंगे। ठीक है, आप सभी के दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप 2024 के करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास कब लेकर आएंगे। तो ये दोस्तों आज हमारी पहली मैराथन क्लास है, कल को इससे आगे के क्वेश्चंस की मैराथन क्लास आएगी और इस प्रकार दोस्तों आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोस्तों वन लाइनर वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उत्तराखंड विंडसर ईयरबुक 2025 से उत्तराखंड करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्मेट में मंथली कर लिया है। ठीक है, तो आपने अगर वह क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप उन्हें पहले देख लेते हैं तो आपको ये MCQ क्लासेस अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है फ्रेंड्स आपको कि देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में देश की पहली इंडोर आर्चरी लीग का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में कौन सा स्थान मिला। तो ये मिला है दोस्तों चौथा स्थान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तराखंड को पर्वतीय राज्यों में चौथा स्थान मिला है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि पूरे भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किस राज्य को मिला, तो आपको बताना है दोस्तों महाराष्ट्र को। ठीक है, तो महाराष्ट्र को दोस्तों पहला स्थान मिला। ठीक है, ये दोस्तों राज्य के रूप में मिला है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला, तो आपको बताना है इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत को दोस्तों संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शामिल किए गए उत्तराखंड के नगरों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून को। तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार, और इसे दोस्तों देश में 68वीं रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2023 किस पर्वतारोही को प्रदान किया गया। तो ये मिला है दोस्तों सविता कंसवाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सविता कंसवाल। सविता कंसवाल की बात कर लें तो दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। ठीक है, ये दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी की चढ़ाई करते समय भूस्खलन की चपेट में आने के कारण दोस्तों मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को हो गई थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, किस पर्वत के भूस्खलन के कारण, तो दोस्तों द्रौपदी का डांडा पर्वत चोटी के कारण, और ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए 2022 में इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया था। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों एवरेस्ट, तो एवरेस्ट को कब फतेह किया था, तो आपको बताना है 12 मई 2022 में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात कर लें कि दोस्तों सविता कंसवाल ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये दोस्तों उत्तरकाशी की रहने वाली हैं। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के लोथरू गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1997 में। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा सविता कंसवाल के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल दिया गया। अब कंजर्वेशन को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसे दोस्तों सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व यह आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, यह आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में दोस्तों आपकी 4 आरक्षितियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी 4 आरक्षिति हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले आरक्षिति है दोस्तों आपकी आसन बैराज। ठीक है,
ये 2005 में घोषित की गई थी और देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगले और इसी साल दोस्तों दूसरी आरक्षिती बनी जिसका नाम है झिलमिल आरक्षिती और ये दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और फिर दोस्तों 2012 में सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, जिसका पुराना नाम पावलगढ़ था, इसकी स्थापना हुई थी। और 2015 में दोस्तों नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको चारों आरक्षितियाँ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पौड़ी जनपद के निवासी यशवंत सिंह कटोच को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। इन्हें दोस्तों 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षा और लेखन के क्षेत्र से। ठीक है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा और लेखन के क्षेत्र से। ठीक है, इनकी दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, तो इनकी दोस्तों अनेक पुस्तकें हैं, फिर भी आपको याद रखना है कि यशवंत सिंह कटोच की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है दोस्तों उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, देखिए बात कर लें कि 2024 में पद्मश्री पुरस्कारों की, तो जो पद्म पुरस्कार दिए गए दोस्तों 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए। अब 132 में दोस्तों जो पद्म विभूषण पुरस्कार हैं उनकी संख्या है 5 और पद्म भूषण की संख्या है दोस्तों 17। ठीक है, और पद्मश्री की संख्या है दोस्तों 110। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। और इन 110 पद्मश्री विजेताओं में हमारे उत्तराखंड के यशवंत सिंह कटोच शामिल हैं। ठीक है, और यशवंत सिंह कटोच ये दोस्तों आपके मासो गांव पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म दोस्तों 1935 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2024 में उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 2024 में उत्तराखंड के 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची किलिमंजारो चोटी पर विजय ध्वज फहराया। राकेश पंत किस जनपद के निवासी हैं? तो दोस्तों राकेश पंत ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो चोटी को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। यह सर्वेक्षण केंद्र राज्य में स्थित किस पार्क में बनाया जा रहा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गंगोत्री नेशनल पार्क। दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और इसी में दोस्तों आपका देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। किस देश के सहयोग से? तो आपको बताना है नीदरलैंड के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है तो ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ये आप याद रखेगा। ठीक है कि 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी और ये उत्तरकाशी में स्थित है। ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, देखिए जो नंदा देवी नेशनल पार्क है तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में और इसी समय दोस्तों आपकी फूलों की घाटी नेशनल पार्क की भी स्थापना की गई थी। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो नैना देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 में की गई और इसे यूनेस्को में दोस्तों 1988 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी उद्देश्य वाले उत्तराखंड का वर्ष 2024-25 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर केंद्रित है। इसे संक्षिप्त में क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसे नाम दिया गया है ज्ञान। देखिए ज्ञान GAYN। ठीक है, और इसी की ही दोस्तों फुल फॉर्म है G फॉर गरीब और A फॉर अन्नदाता
Y फॉर युवा और N फॉर नारी शक्ति। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 2024 का जो बजट था तो वह दोस्तों ज्ञान पर आधारित बजट था। ठीक है, और दोस्तों इस बजट की थीम क्या थी? सबका साथ, सबका विकास के साथ, समावेशी और सर्वस्पर्शी। ठीक है, तो ये दोस्तों थीम थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आज हमने उत्तराखंड बजट 2024-25 की MCQ वाली क्लास कर ली है। ठीक है, उसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट MCQ किए हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, वह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के डॉक्टर राकेश भट्ट, डॉक्टर लता पांडे, डॉक्टर संजय पांडे तथा जहूर आलम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इन चारों व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, राकेश भट्ट, लता पांडे, संजय पांडे और दोस्तों जहूर आलम। इन्हें दोस्तों 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इनका दोस्तों कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था पर इनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया और अब ये दोस्तों 31 मार्च 2025 को रिटायर होंगी। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। इनसे पहले जो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे तो वह दोस्तों SS संधू थे। ठीक है, अब SS संधू ये आपके केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं। ठीक है, और हाँ आप साथ में ये भी याद रख लीजिएगा कि राज्य के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो आपको बताना है अजय विक्रम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों ये थी रितु बहारी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो रितु बहारी ये दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जगह जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं तो वह नरेंद्र जी नियुक्त हुए हैं, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नियमित मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है। यह सेवा राज्य के किस संस्थान ने शुरू की? तो ये की है दोस्तों एम्स ऋषिकेश ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना है एम्स ऋषिकेश। ठीक है दोस्तों, ये जैसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर आपकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती तो वहां पर दोस्तों ड्रोन के जरिए मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ऋषिकेश एम्स की बात कर लें तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, जो नींव रखी गई तो वह 2004 में रखी गई थी। ठीक है, इसका निर्माण कार्य जो कंप्लीट हुआ 2012 में पूरा हुआ। ठीक है, और दोस्तों 2014 से इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिए जाने वाला सलेश मटियानी पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए कितने शिक्षकों को दिया गया? देखिए 2023 के लिए पूछा है तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 17। तो 17 टीचर्स को दोस्तों 2023 में उत्तराखंड शैक्षिक पुरस्कार सलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब देखिए 2024 का आपको याद रखना है तो 2024 में कितने शिक्षकों को दिया गया? तो आपको बताना है 19। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सतत विकास लक्ष्य 2022-23 की रैंकिंग में देहरादून जनपद को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान किस जनपद को मिला? तो ये मिला है दोस्तों नैनीताल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों पहला स्थान SDG रैंक में नैनीताल जनपद का रहा। ठीक है, दूसरा स्थान देहरादून का है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि अंतिम स्थान किसको मिला तो आपको बताना है उधम सिंह नगर को। ठीक है, ये दोस्तों रिपोर्ट थी हमारी 2022-23 की। अब देखिए नीति आयोग के द्वारा नई रिपोर्ट जारी की गई है SDG को लेकर, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को लेकर। तो इस सूचकांक में उत्तराखंड का दोस्तों पहला स्थान है। यह आप याद रखेगा कि SDG रैंक
24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड ने दोस्तों 79 अंक अर्जित किए थे और 79 अंक ही दोस्तों केरल ने भी अर्जित किए थे। इसलिए संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड दोस्तों इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि किस गढ़वाली कवि और लेखक को राज्य सरकार की ओर से भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, गणेश कुकसाल। गणेश कुकसाल को दोस्तों भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड में तीसरा डोपलर रडार कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों तीसरा डोपलर रडार जो लगाया गया तो वह आपका लैंसडाउन पौड़ी में लगाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा है तो इससे पहले दो भी कहीं ना कहीं लगे होंगे, तो इन दो में पहला जो है दोस्तों तो वह आपका मुक्तेश्वर है, यह आप याद रखिएगा। नैनीताल मुक्तेश्वर में लगाया गया था पहला डोपलर रडार। ठीक है, और दूसरा जो है तो वह दोस्तों आपका सुरकुंडा टिहरी में लगाया गया। ठीक है, और तीसरा कहाँ पर लगाया गया हाल ही में? तो ये दोस्तों लैंसडाउन पौड़ी में लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों डोपलर रडार को। ठीक है, इससे दोस्तों आपकी मौसम संबंधी सटीक जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए महेंद्र भट्ट किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं? फ्रेंड्स महेंद्र भट्ट ये आपके बद्रीनाथ विधानसभा से संबंधित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो दोस्तों आपके महेंद्र भट्ट हैं तो ये बद्रीनाथ विधानसभा में निवास करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों राज्यसभा में निर्विरोध सदस्य बने हैं। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना है 3 सीटें। इन 3 सीटों पर वर्तमान में कौन कौन सांसद हैं? तो देखिए एक है कल्पना सैनी। ठीक है, कल्पना सैनी है। दूसरे हैं दोस्तों नरेश बंसल और तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों महेंद्र भट्ट। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से प्रदान किए जाने वाला उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों 10। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 10 साहित्यकारों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 प्रदान किया गया है उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति। दोस्तों एसटी को यूसीसी से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका समान नागरिक संहिता कानून है इससे एसटी को बाहर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुकी है और यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इससे पहले दोस्तों पुर्तगाली पद्धति के आधार पर गोवा में भी यूसीसी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये हैं दोस्तों पीयूष पुरोहित, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्हें नरेंद्र मोदी द्वारा बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये अपनी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के कल्चर को देश व दुनिया में परिचित कराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? तो देखिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है ये हमें बताना है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको बताना है ऑप्शन ए 2,60,201 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने आर्थिक सर्वेक्षण वाली क्लास की है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर उस क्लास को देख लेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो उसे प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर वह वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह है दोस्तों रुद्रप्रयाग की। ठीक है, कि रुद्रप्रयाग की सबसे कम दोस्तों प्रति व्यक्ति आय है।
यह आप याद रखिएगा। कितनी है दोस्तों रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय, तो आपको बताना है 93,160 रुपये। ठीक है, देखिए ये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है। इसके बाद आता है दोस्तों बागेश्वर, और बागेश्वर की जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह आपकी 98,755 रुपये है। और फिर तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों अल्मोड़ा, जिसकी पूरे 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो यह है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। कितनी है दोस्तों, तो आपको बताना है 3,62,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि टॉप 3 जो आपके जनपद होंगे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले। तो पहला हो गया दोस्तों आपका हरिद्वार, दूसरे स्थान पर आएगा दोस्तों उधमसिंह नगर, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2,70,000 है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों देहरादून, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2,35,000 रुपये है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप प्रति व्यक्ति आय वाले आंकड़े याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों स्टेनो वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में राज्य की किस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया, तो ये दिया गया है दोस्तों पुरोला को। ठीक है, तो पुरोला को दोस्तों मार्च 2024 में नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में हमारे राज्य में जो नगर पालिकाओं की संख्या हो गई है तो वह आपकी 45 हो चुकी है। ठीक है, और नगर निगम की संख्या तो दोस्तों आपको याद रखनी है 11, क्योंकि 9 दोस्तों पहले से थे। ठीक है, जिसमें अंतिम था श्रीनगर, और श्रीनगर को 31 दिसंबर 2021 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों 2024 में 2 और नगर निगम बन गई। कौन कौन सी? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गोयल को बनाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति किससे संबंधित है, तो यह आपको बताना है डीजल वाहन से। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति ये दोस्तों डीजल वाहनों को लेकर आई थी। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि जो आपके डीजल वाहन हैं, ठीक है, जैसे विक्रम या पुरानी बसें हो गई, तो उन्हें दोस्तों बंद किया जाएगा और इनके स्थान पर दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदेंगे तो उन्हें दोस्तों सब्सिडी के तौर पर आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम 46.94% मतदान हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में दोस्तों 5 लोकसभा सीटें हैं और इन 5 लोकसभा सीटों में से अल्मोड़ा में सबसे कम मतदान हुआ था 46.94%। ठीक है, तो सबसे कम हुआ। ठीक है, अब देखिए जो आपके इस साल 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में उत्तराखंड ने अपना कितना टारगेट रखा था, तो ये रखा था दोस्तों आपका 75% कि हम 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने राज्य में 75% मतदान कराएंगे। पर दोस्तों हम असफल हुए। सिर्फ दोस्तों उत्तराखंड में 57.22% ही मतदान हो पाया। ठीक है, तो इतना मतदान दोस्तों हुआ है औसतन 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ, अल्मोड़ा में। कितना हुआ, 46.94%। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हुआ था तो वह दोस्तों आपका उधमसिंह नगर में हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था, तो ये दोस्तों आपका 59% के आसपास हुआ था। ठीक है, और हाँ एक और क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कराने के मामले में उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में कौन से स्थान पर रहा, तो आपको बताना है 10वें स्थान पर। जबकि ओवरऑल सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और सभी राज्यों में उत्तराखंड की 33वीं रैंक थी। ठीक है,
ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए उत्तराखंड के किस शहर में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर में दोस्तों ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस सीट पर सबसे कम मतदान हुआ? तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमने ऊपर भी देखा था, जिसका सही आंसर है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में दोस्तों 46.94% मतदान हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों उधम सिंह नगर, जो नैनीताल वाली सीट थी तो वहाँ पर हुआ है। ठीक है, क्योंकि उधम सिंह नगर और नैनीताल इन दोनों जिलों को मिलाकर दोस्तों एक विधानसभा सीट बनती है और इसे बोलते हैं दोस्तों नैनीताल विधानसभा सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस राजनीतिक को राज्यसभा सांसद चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों महेंद्र भट्ट को। ठीक है, महेंद्र भट्ट ये दोस्तों हमारे उत्तराखंड में भाजपा अध्यक्ष थे। इन्हें दोस्तों निर्विरोध चुना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अब दोस्तों जो इनके अलावा दो हैं अन्य, तो एक कल्पना सैनी और एक दोस्तों नरेश बंसल आपके राज्यसभा सदस्य हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के एक जाने माने व्यक्ति प्रहलाद मेहरा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों प्रहलाद मेहरा ये आपके लोक संगीत से जुड़े थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हर 10 वर्षों में आयोजित होने वाले अस्कोट आराकोट यात्रा की थीम इस बार क्या थी? तो दोस्तों इस बार जो अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित की गई है छठवीं, तो इस छठवीं यात्रा का दोस्तों थीम रहा है स्रोत से संगम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी यात्रा है एग्जाम के पर्पज से, इसे दोस्तों जान लेते हैं पूरा। तो जो अस्कोट आराकोट यात्रा है इस साल दोस्तों छठवीं यात्रा निकाली गई और इसने दोस्तों अपने 50 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि इसकी पहली यात्रा जो आयोजित की गई थी तो वह 1974 में आयोजित की गई थी। ठीक है, अस्कोट ये दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है, आराकोट ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और इस यात्रा की जो कुल लंबाई है तो वह आपकी 1150 किलोमीटर है। यह आपकी पर्यावरण से संबंधित एक यात्रा है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये यात्रा हर 10 साल में आयोजित की जाती है। एक संस्था है दोस्तों पहाड़ संस्था, जो कि शेखर पाठक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और इस संस्था के द्वारा ही इस यात्रा को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, अगर आपको मैं इसे शॉर्ट में बता दूं तो आप एकदम समझ जाएंगे। देखिए ये जो आपकी फुल फॉर्म लिखी है ये सेतु आयोग की ही फुल फॉर्म लिखी है। सेतु आयोग क्या है? जैसे दोस्तों आपका केंद्र में नीति आयोग है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड ने अपना सेतु आयोग बनाया है। ठीक है, सेतु आयोग की ही फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों आपके राजशेखर जोशी हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है इसका तो वह दोस्तों वर्तमान सीएम ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल कराने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है दोस्तों 8वां। ठीक है, तो उत्तराखंड ने दोस्तों 8वां स्थान प्राप्त किया है पेटेंट फाइल कराने के मामले में। ठीक है, और पहला स्थान जो मिला तो वह दोस्तों तमिलनाडु को मिला है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों आरुषि निशंक को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आरुषि निशंक ये दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक की ही बेटी हैं, जिन्हें ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कविता संग्रह का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो ये क्या है? सुजाता डबराल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इनकी एक कविता थी। ठीक है, और इस कविता का गढ़वाली में जो अनुवाद किया तो वह क्या है? सुजाता डबराल ने। तो कविता क्या थी ये आपको याद रखना है। तो कविता है दोस्तों आँखों यो धन छन, आँखों यो
धन छन, ठीक है, धन छन। ये दोस्तों कविता थी जिसका गढ़वाली में अनुवाद किया गया है, ठीक है। और इसे दोस्तों जो विमोचित किया तो वह आपका भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार नैनीताल समाचार के संपादक राजीव लोचन शाह को प्रदान किया गया। पहला पुरस्कार किस पत्रकार को दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों जयसिंह रावत को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 2024 में पंडित भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार ये दिया गया आपका राजीव लोचन शाह को, और पहली बार जो दिया गया था तो वह दोस्तों जयसिंह रावत को दिया गया था, ठीक है। जो दोस्तों राजीव लोचन शाह है तो ये आपके नैनीताल समाचार पत्र के संपादक हैं, ठीक है। दोस्तों भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है जिसका नाम है कर्म भूमि, और कर्म भूमि ये दोस्तों आपका लैंसडाउन से प्रकाशित हुआ था 1939 में, ठीक है। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपका पत्र पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष वायुसेना की ओर से उत्तराखंड में वोवी बकेट अभियान चलाया गया। यह अभियान किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका वनों की आग से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान ये किस जनपद से शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। आज की क्लास में दोस्तों हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, कल को भी दोस्तों हम 40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका ये पहला मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क जरूर बताना है कमेंट करके कि पीरू लाओ पैसा पाओ अभियान किस जनपद से शुरू हुआ, और इसकी डेट भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मतलब जितना भी दोस्तों आप इसके बारे में बता सकें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।